चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, सारे कहाँ पे आएंगे, वो सीओसी में ही आएंगे, ठीक है। तो इससे जो है मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एडवांस में समटाइम 2 क्वेश्चन, बाकी एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन जो है पक्का आता है, और एडवांस में कभी कभार 2 क्वेश्चन भी जो है वो आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बिना 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन नहीं पढ़ पाएंगे, कि इसका एप्लीकेशन पूरा पूरा वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ढंग से अपने को जो है पढ़ना है। तो एक बार मैं समझा रहा हूँ, नोट करने के लिए मैं आपको बोल दूंगा, खाली सामने देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कहानी स्टार्ट पढ़ेंगे अपन कि केमिकल रिएक्शन जानते हो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन बताओ क्या होती है केमिकल रिएक्शन? देखो यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसमें क्या किया मैंने, एक आरसीएल लिया हुआ है। आर यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, आर का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन, जानते हो हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हो, ठीक है। सीएल है हेलोजन, इस OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, इसको यहाँ से जो है बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आपके पास बन गया ROH और Cl माइनस। क्या बना है? ROH और Cl माइनस, ठीक है। तो इस रिएक्शन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में आपको जो है जानना है। तो देखो ये जो RCl है, क्या इसको मैं रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या बोलूँ? रिएक्टेंट बोलूँ या रिएजेंट बोलूँ? रिएक्टेंट होता है। एरो के इस साइड सारे क्या है? रिएक्टेंट है। एरो के उधर सारे क्या है? प्रोडक्ट है। सारे क्या है? ये प्रोडक्ट है, इसको बोलूंगा मैं प्रोडक्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? साइड प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोला जाए? क्या बोलूँ इसको? रिएजेंट बोल दूं? रिएजेंट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये मेन 3 कंपोनेंट आपके पास है। एरो के साइड सारे क्या है? रिएक्टेंट, उधर सारे क्या है? प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट। जिसने रिएक्शन करवाई वो क्या है? आपका रिएजेंट है। समझ में आ रही बात? तो ये मेन जो है वो 3 कंपोनेंट आपको रिएक्शन के अंदर दिखते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट और होता है जो आपको नहीं दिखता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो देखो यहाँ तो मैंने बोल दिया इजीली कि OH माइनस ने यहाँ अटैक किया और Cl को बाहर निकाल दिया, ठीक है, रिएक्शन हो गई। ये तो अपने को दिख रहा है कि हाँ, स्क्रीन पे क्या हुआ वो दिख रहा है, पर इस पर्दे के पीछे क्या हुआ वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो देखो कि आपकी जो भी रिएक्शन होती है ना, आप क्या समझते हो केमिकल रिएक्शन? जो भी आपको आता है बताओ, केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आता है? बताओ, कुछ भी बताओ, डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को। आपको क्या लगता है केमिकल रिएक्शन क्या है, वो बताओ तुमको। नॉन रिवर्सिबल हो सकते हैं, और बताओ और क्या लगता है? बैठ जाओ, बढ़िया। और बताओ। और बताओ, ये तुम किताब की डेफिनेशन बता रहे हो, तुमको क्या लगता है वो बताओ। 2 चीज में कुछ नया चीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और बताओ, थोड़ा जा रहे हो डिटेल में जाओ। देखो पालक ने ठीक बोला है कि 2 चीज मिलके जो है वो एक नया चीज बन रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये आरसीएल था ना, ये आरसीएल है, तो आर और सीएल के बीच में आपको एक बॉन्ड दिख रहा है। बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड है ये। तो क्या मैं इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलूं, आयनिक बॉन्ड बोलूं, या और कुछ बॉन्ड बोलूं? कौन सा बॉन्ड है ये? जानते हो ना कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो क्या है? भाई आर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है बनाया ROH। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे को जो है वो ROH बनाना है, तो मेरे को आर और सीएल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आती बात? इसके बीच का बॉन्ड मैंने क्या किया? ब्रेक किया, ठीक है। और फिर आपके पास आर और OH के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ है? तो यहाँ पे इस रिएक्शन की बीच में क्या हुआ कि सबसे पहले आर और सीएल के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसमें होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे बना आर पॉजिटिव और सीएल बना नेगेटिव। समझ में आ गई बात? फिर आपके OH माइनस ने क्या किया? अटैक किया। अब देखो ये OH नेगेटिव है, क्या है? क्या ये नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। भाई सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव के ऊपर। तो आर और OH माइनस के बीच में क्या हुआ? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? आर और OH माइनस के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन। और यहाँ से आपके पास क्या आया? प्रोडक्ट आया, और साथ में क्या निकल गया? Cl माइनस। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस रिएक्शन के पीछे बैकग्राउंड में हुआ, ये अपने को पता करना है। समझ में आ रही बात? ये अपन पता जो है अभी नहीं करेंगे, अपन 12th में करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या पता करना है? अभी अपने को पता करना है ये, तो ये बना है ना, इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। आर पॉजिटिव क्या बना है? आर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। आपने नाम सुना है पहले? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, तो सुनो ध्यान से। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट आपका जो रिएक्टेंट है और आपका जो प्रोडक्ट है के बीच में जो भी बना वो सारे क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या समझे बात? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी बनता है वो क्या है? आपका इंटरमीडिएट है। समझ में आ रही कहानी? ये आपका रिएक्टेंट था, वो आपका प्रोडक्ट था, इसके बीच में जो भी बना है वो सारे क्या है? इंटरमीडिएट है। और इसी के बारे में अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है।
ठीक है, इंटरमीडिएट के बारे में। अब देखो इसके बारे में दो तीन बातें बोल रहा हूँ। ये जो इंटरमीडिएट है ये हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। तो जो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है वो हाईली रिएक्टिव भी होता है। क्या समझे भाई? जो चीज अनस्टेबल है, ये रूल है यूनिवर्सल का, कि जो हाईली अनस्टेबल है ना वो हाईली रिएक्टिव भी होता है। रशिया जानते हो? रशिया, पुतिन वाला रशिया, है ना? अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है वो, है ना? तो हाईली रिएक्टिव भी है। आपने कुछ भी किया तुरंत बम फोड़ देगा वो, कहीं पे भी, ठीक है ना? तो जो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं वो हाईली क्या होंगे? रिएक्टिव होंगे। तो इस कंपाउंड को अपन कैसे स्टेबल कर सकते हैं, या किस कंपोनेंट से स्टेबल हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे इसको स्टेबल करने के लिए, उसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो मैंने एक टाइप का इंटरमीडिएट बताया, ऐसे और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन में यूज होंगे, तो वन बाय वन उनको अपन जो है स्टडी करेंगे। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना? कुछ नहीं, खाली मैंने चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताया। ये रिएक्शन कैसे हो रही है ये भी आपको नहीं देखना है, खाली इसके ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? इंटरमीडिएट के ऊपर। ठीक है, चला जाए आगे। लिखोगे या समझा दूँ? और लिखोगे ठीक रहेगा। हाँ? लिखो चलो। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्या लिखोगे? केमिकल रिएक्शन। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, यहाँ देखो एक बार सामने, आपने ये क्या किया कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, आर और सीएल के बीच का बॉन्ड क्या किया है आपने? ब्रेक किया है। तो यहाँ पे क्या हुई है? बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आर और ओएच के बीच में यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, वो क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। सिंपल से लाइन में अगर समझा जाए, केमिकल रिएक्शन क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। समझ गए बात को? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक डेफिनेशन लिख दो कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और फिर ये सारी कहानी छाप दो। आपको जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों की सेपरेट कॉपी बनानी है ना। ये अपन लगभग लगभग जो है वो 12 to 15 चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के, तो आपकी आराम से 3 से 4 कॉपी भरा जाएगी। ठीक है, अभी ये रिवीजन नहीं है, ये टॉपिक जो है वो डिटेल में है ना, ये रिवीजन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा विजन ही करा रहा हूँ फर्स्ट बार वाला। तो लगभग लगभग 300 to 400 एग्जाम्पल जो है अपन यहाँ करेंगे, तो आपके लगभग 100 पेज जो है इसमें भरा जाएंगे। हर टॉपिक इतना ही बड़ा है। कितने बच्चे कोटा में ही थे लास्ट ईयर? कोटा में ही थे आप दोनों, और कितने लोग जो है बाहर से आए हैं, फर्स्ट बार कोटा में आए? आजकल में आए? आजकल में आए? मन लग रहा है? मतलब फर्स्ट बार घर से बाहर आए हो, ऐसा है? या कहीं और कोचिंग कर रहे थे, घर से बाहर ही थे? पहली बार ही आ रहे हो? मन लग रहा है कोटा में? लगेगा लगेगा, टेंशन मत लो, है ना? थोड़े दिन ऐसा लगता है, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कोटा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? आप 12th क्लास में आए हो, मैं भी ऐसे ही जो है वो 11th क्लास में आया था, 10th पास करके, मतलब 10th के एग्जाम देते ही आया था। तो शुरू के 15 दिन तो बहुत, समझो ना, घर से 10वीं क्लास का बालक घर से बाहर आता है, यही होता है। हाँ, शुरू के 10-12 दिन लगते हैं, फिर जो है वो सब हो जाएगा एडजस्ट, फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा, कहानी जो है शानदार चलेगी। क्या हुआ? जब पिटलेट स्टार्ट हुआ था, बाकी आप 11 में आ रहे थे? पाठशाला में थे तो कहाँ पे? धनबाद? धनबाद में थे। हाँ, लास्ट ईयर विद्यापीठ लेट भी स्टार्ट हुआ था यहाँ। जुलाई में लगभग लगभग बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही चुका होता है। आप तीनों कॉपी लाए? बात नहीं, अगली क्लास में ले आना। फिर कॉपी है? नहीं है तो बात नहीं, आप देखो आराम से, बेच का एक्सेस आपको मिल गया है, मिलेगा? मिला एक्सेस? मिल जाएगा अभी 3-4 दिन में, ये वीक थोड़ा लगेगा, उसमें सब कुछ आपका सेट हो जाएगा। ठीक है ना? आपको सारा लेक्चर रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? पीडब्ल्यू का जो ऐप है उसके ऊपर सब सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाओ। तो गलत कैसे? आज मन नहीं हो रहा है, क्लास नहीं जाते हैं, रिकॉर्डिंग तो आएगी ना, दिन ये थोड़ा दिमाग में आएगा, उस दिन आपके सिलेक्शन के चांसेस 1% कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? 2 बार सा दिमाग में आया, खत्म। 100% कम, खत्म। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए है, जब आप बीमार हो जाओ या किसी कारणवश आप कोटा में नहीं हो, तब आप जो है वो देख पाओ, या फिर रिवीजन के लिए आपको अगर थोड़ा कुछ नोट्स में नहीं लिखा है तो वहाँ से देख पाओ, बस ये पर्पज है। बाकी अपने को क्लास में ही आना है। लिख लिया क्या ये? पूरा लिख लिया?
कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं है? अब देखो यहाँ पे जो मैंने से पहले यार इसकी डेफिनेशन लिख लेते। अब देखो मैंने जो बॉन्ड ब्रेक किया है ना, ये बॉन्ड जो है वो दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। कितने तरीकों से? दो तरीके से। इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। ये दो तरीकों से होती है। फर्स्ट है आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, है ना, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। ये क्या होता है वो देखो, अगर मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है यहाँ पे ए क्या है, कोई भी मैंने रेंडम कंपाउंड ले लिया ए, ठीक है। इसके बीच का बॉन्ड मैंने इस प्रकार ब्रेक किया। ये जो है वो आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं समझा देता हूँ। देखो आपने CH4 की स्ट्रक्चर देखी है? CH4 की स्ट्रक्चर देखी है? ऐसा होता है CH4, ठीक है। तो ये CH4 के बीच में जो भी बॉन्ड बने हुए हैं ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, सारे बॉन्ड कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? देखो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि कार्बन को जो है वो, हाइड्रोजन को जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? और कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिया किसके साथ? कार्बन के साथ। कि भाई कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ताकि दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन का पूरा हो गया ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 आ गए। चारों ऐसे ही करेंगे, सबके पास क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब देखो कार्बन, कार्बन ने क्या किया, अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन ने भी शेयर किए, तो 4 यहाँ पे थे, 4 और आ गए। कितने हो गए? कंप्लीट पूरा ऑक्टेट। तो यहाँ पे जो सारे बॉन्ड बने, वो सारे कौन से बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बने? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलोगे आप? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही बात? ये बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है ये? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्लियर है कहानी? बोलो भाई। जहां पे भी लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक लाइन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे? 2 इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि ऐसा ऐसा होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड है आपका। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही कहानी? कोई दिक्कत है? सारे कौन से कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये ए के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो इसको ब्रेक किया है। तो इस बॉन्ड को मैंने इस प्रकार ब्रेक किया है, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों एटम के बीच में। समझ में आ रही बात? 2 इलेक्ट्रॉन है, एटम कितने हैं? 2, दोनों को एक एक बांट दिया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए रेडिकल, रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे? एक और ए रेडिकल। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर किए जाते हैं। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है? दूसरा देखो, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि आपके पास ए और बी, ए और बी नहीं लेता हूँ मैं, काम करता हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन फ्लोरीन। जानते हो क्या होता है हाइड्रोजन फ्लोरीन? ठीक है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो इस प्रकार ब्रेक होगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाए? क्या मैं हाइड्रोजन को नेगेटिव दूं, एफ को पॉजिटिव दूं, या फिर एफ को नेगेटिव दूं या हाइड्रोजन को पॉजिटिव दूं? क्या किया जाए? ये तो पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इन दोनों में से जो मोर पावरफुल है वो अपनी तरफ खींच लेगा उसको। समझ में आ रही है? यहाँ पे लोग जो है समझदार थे, है ना। तो इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, ये समझदार थे, चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे थोड़े उग्रवादी है, बोला कि किस बात का तेरा सामान, सारा सब कुछ मेरा ही है, ठीक है। तो इन दोनों में जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन सारे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, अभी समझाया था ना, तो वही देख लेते हैं। आपके पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ये बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों में से मोर पावरफुल जो होगा, तो पावरफुल में किस सेंस में बोल रहा हूँ, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें किसकी मैक्सिमम है? किसकी मैक्सिमम है? फ्लोरीन की मैक्सिमम। किसकी मैक्सिमम है? फ्लोरीन की। एक बात ध्यान रखो आंख बंद करके, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। फुल टेबल के अंदर सारे कंपाउंड में कौन है? फ्लोरीन ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो मोर पावरफुल है वो फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? फ्लोरीन लेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये कैसा बॉन्ड फिजन हुआ? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आपने क्या किया था? होमोलैटिक में क्या किया था आपने? इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए। यहाँ पे क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो कंपाउंड मोर पावरफुल था उसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत है इसमें? देखो इसको भी जल्दी से।
किसने पढ़ाया था पाठशाला में? क्या नाम बताया आपने सर का? उसी में कि पढ़ाया किसने था पाठशाला में? फिजिकली पढ़े थे? फिजिकल किसने पढ़ाया? फिजिकल तुम सर? एसएम सर? हाँ। तो अभी रूम वगैरह सबने ले लिया है? सब ठीक है? मेस वगैरह खाना सही लग रहा है? खाना सही है ना मेस का? है? सब अभी पेरेंट्स आए हुए हैं? यहीं रहेंगे या जाएंगे वापस? इधर ही है फिर तो ठीक है। इन लोगों के मेस का खाना है, ठीक लग रहा है ना खाना मेस का? बढ़िया है? अच्छा लगेगा धीरे धीरे, है ना? सब थोड़ा सा टाइम दिया जाए सब अच्छा लगेगा। ठीक है। देखो जीवन में कुछ पाने के लिए जो है ना कुछ खोना पड़ता है। ठीक है। घर से बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं हो सकता है। हम घर जो छोड़ के आए हैं ना उससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं हो सकता है। एज में बच्चा अगर ये इंपॉर्टेंस समझता है कि मेरे को जो है वो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है घर छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो आप सही ट्रैक पे हो। है ना? भाई भगवान राम को जानते हो? तो भगवान राम जब तक अयोध्या में थे तो राजा राम थे, क्या थे? जब वो वनवास काट के आए तो क्या बने? भगवान श्री राम बने। क्या बने? तो उनको भी भगवान बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ी। हम तो इंसान हैं, देनी पड़ेगी। ठीक है। बस परिश्रम करो, सफलता मिलेगी। लिखा कहानी? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया किया कि तुम अर्ली वाले 12th में आ गए। यही तुम अप्रैल में आते ना तो शायद हो सकता था जियो से नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको डायरेक्ट 250 पढ़ाते, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जियो सी वहाँ पे फिर आता बीच में, फिर आपको दिक्कतें आती। कि आपको जो 1.5 महीने का जो फायदा मिला है ना, 1.5 मंथ का, आपके लिए ठीक रहेगा कि आपका 11 जो है इसमें अच्छा हो जाएगा और फिर 12th के टॉपिक जो है अपन इसी के साथ रनिंग कर लेंगे। ये आपके लिए एक बेनिफिट रहा अच्छा वाला। चले आगे। डन। ये भी लिखना है उसी के नीचे लिख लो जहाँ अनइक्वल लिखा था ना, पेट्रोलाइटिक वाले में, उसमें लिख लो। प्रॉपर धनबाद की हो गया या धनबाद के आसपास की हो? झारखंड से हो? आईएसएम देखा है? गए हो अंदर? अच्छा है? अंदर? चले आगे। ये लिखना है क्या? लिख लो, ठीक रहेगा। आपका आपका वो हुआ है क्या ओरिएंटेशन? नहीं हुआ ओरिएंटेशन? बताया आते ही? आज था? बताया नहीं क्या? फर्स्ट क्लास में कोई बताया कुछ? क्या बताया? तो बता दिया ना? बता दो, लास्ट में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वो फर्स्ट क्लास में होता है ओरिएंटेशन। वैसे तो फर्स्ट दिन कुछ पढ़ाई नहीं होती है, मतलब खाली कंफर्टेबल करने के लिए क्या क्या चलने वाला है, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करेंगे, उनके बारे में बताया जाता है। पर समय की थोड़ी सी कमी है। अपने को जो है वो 11th लगभग लगभग अपन पूरा रिवाइज करेंगे, फिर अपन 12th पे आएंगे। तो नंबर ऑफ लेक्चर एकदम प्लान है, एक भी लेक्चर लेग नहीं किया जा सकता है। जितना आज पढ़ना है पढ़ा देता हूँ, फिर अपन करते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है ना? चले आगे। दिखाइए। मतलब मैं थोड़ा सा स्पीड तेज तो नहीं है? अभी क्या है ना यार, मैं बहुत सारे बैच ड्रॉपर के पढ़ा रहा हूँ, तो दिन रात ड्रॉपर चल रहा है तो दिमाग उसके हिसाब से सेट है, तो अगर लगे फास्ट चल रहा है तो थोड़ा सा बोलना था थोड़ा धीरे पढ़ाओ। ठीक है? बोल देना, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं। ठीक है ना? आ जाओ अब रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। ठीक है, ये मेन कहानी है अपने लिए, इसको ढंग से जो है समझना है अपने। ठीक है? तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी बना वो क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक है? अभी कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5 टाइप के। एक होता है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन है ना, सी पॉजिटिव। ठीक है? तो बोलते हैं कार्बोकटायन। दूसरा होता है कार्बो एनायन, सी नेगेटिव। और तीसरा होता है कार्बन रेडिकल, फ्री रेडिकल। रेडिकल यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो डॉट बना दिया मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन रेडिकल है वो। ठीक है? ये तीनों इंटरमीडिएट है आपके पास। फोर्थ होता है आपके पास कार्बीन। क्या होता है? कार्बीन। और एक और होता है आपके पास नाइट्रीन। तो बहुत सारे होते हैं इंटरमीडिएट, और भी है। बेंजाइन भी होता है, पर इतने अपन पढ़ेंगे नहीं अभी। अभी खाली अपन कितने पढ़ेंगे? 1 2 3। कौन से वाले? फर्स्ट सेकंड और
पर जो है अभी पढ़ेंगे वो सारे जो है वो 12th क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में, जब अपना सिलेबस खत्म हो रहा होगा तब एक लास्ट में चैप्टर आएगा कार्बिन नाइट्रीन, तो वहाँ पे ये तीनों इंटरमीडिएट जो है आपके आएंगे, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ना है अपने को, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी बनता कैसे वो समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना यहाँ पे सामने एक बार, है ना। मेरे पास CH4 है, क्या है CH4, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक H+ जो है वो निकाल दिया इससे, ठीक है। आपका जो है वो CH4 था इस तरीके से, ये आपका CH4 है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल दिया, H+ निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C नेगेटिव, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया आपका क्या, कार्बोनाइन, क्या बन गया, कार्बोनाइन। समझ में आ रही बात। यहाँ से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रहा हूँ, तो नेगेटिव मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन तो निकाला नहीं है, तो CH3 तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। इस नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखो नेगेटिव लोन पेयर सेम होता है, लोन पेयर मतलब क्या समझते हो आप, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव लोन पेयर सेम टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, एक ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये रेडिकल आ गया, इसको भी आप इस तरीके से बता सकते हो, लोन पेयर वाला सही नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, क्लियर है कहानी। यहाँ से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बताओ क्या बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, C पॉजिटिव, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, अरे क्लियर है कहानी, को ऐसा नहीं बनाया जाए यार। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आपने, कैसी होती है शेप, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना ये, समझ गए बात को। तो ये कैसे बनते हैं, एनायन, रेडिकल और कैटायन बता दिया मैंने आपको। CH4 होता है आपके पास, हाइड्रोजन निकाला, क्या बन गया, एनायन बन गया, फिर जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन में निकालता गया, रेडिकल और कैटायन जो है आपके बन गए। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं है, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो जहाँ समझ में नहीं आया ना वहाँ पे डाउट पूछना है, हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ये नहीं देखना है कि पास वाला पड़ोसी क्या देखेगा, मेरे को ये भी नहीं आ रहा है, डाउट जो है वो हर एक क्लियर होना चाहिए। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने, है ना, कि क्या होता है, मतलब ऐसे ही काम की नहीं है पर लिखी हुई है। सबसे पहला है कि बॉन्ड ब्रेकिंग से जो है जनरेट होगा ये, कि आप जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तब पॉजिटिव नेगेटिव और रेडिकल जो है बनेंगे। समझ में आ रही बात, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है और कार्बन है, के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, क्या बनना चाहिए, H पॉजिटिव से नेगेटिव बनना चाहिए, तो H पॉजिटिव बनेगा और C नेगेटिव बनेगा, ठीक है, तो कार्बन आयन बन गया। मान लो कि कार्बन फ्लोरीन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C पॉजिटिव और F नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में मैंने होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कर दिया, कौन सा बॉन्ड फिजन कर दिया, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल रेडिकल बन जाएगा। तो सारे कौन से बॉन्ड ब्रेक किए मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड ही ब्रेक किए, तो इससे आपके कैटायन, एनायन और रेडिकल जो है वो बनेंगे, वो लिखा हुआ है। और ये जो सारे इंटरमीडिएट है इनकी हाफ लाइफ बताइए, क्या बताइए, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, कि किसी भी सब्सटेंस की एज जो है ना वो अपन हाफ लाइफ से डिसाइड करते हैं। एज होती है ना, एज मतलब अपनी एज जो है नॉर्मली 70 से 100 साल के बीच में होती है ना, एक साधारण मानव की। वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मिनरल्स है, उनकी एज अपन हाफ लाइफ से बताते हैं, ठीक है ना। इसकी हाफ लाइफ जो है 10⁻⁻⁶ सेकंड है, कितना कम है ना। तो बहुत अनस्टेबल है, बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए भी नहीं बन रहा है ये, है ना, तो बनते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस खाली इसीलिए कि कितना अनस्टेबल ये रहेगा, इसलिए मैंने ये डेटा जो है यहाँ पे लिखा है। तो अगर हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा। समझ में आ रही बात, लिख लो फटाफट। क्या क्या मिला है आज एक के अलावा, यूनिफॉर्म आईडी कार्ड और मटेरियल में कुछ मिला है, पीपीपी किसकी मिली है, पीपी मिली ऑर्गेनिक की, मिली ऑर्गेनिक, नहीं मिली, सबको नहीं मिली, किसको मिली बताना। तो मैं देख लेता हूँ सारी, बस यही। बस अपने को अगले 1 महीने यही करना है पूरा। ये भी आपको डीपीपी मिल गई है, इसका एक पराक्रम भी मिलेगा, है ना। 2 चीज़ मिलती है अपने यहाँ पे, मॉड्यूल तो है ही है ना।
एक मिलता है डीपीपी, दूसरा मिलता है पराक्रम। तो डीपीपी अपन जो है वो हर एक लेक्चर या हर 2 लेक्चर के बाद जो है वो करते हैं। जैसे मान लो आज मैं टॉपिक पढ़ूंगा इंडक्टिव इफेक्ट, अगर वो पूरा हो जाता है, वैसे होगा नहीं आज, अगली क्लास में पूरा होगा, तो उसके बाद अपन एक डीपीपी कर लेंगे। तो ये टॉपिक वाइज जो है वो डीपीपी बनी हुई है, ठीक है। तो जो भी अपन टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन डीपीपी जो है वो करते रहेंगे। तो डीपीपी जो है वो टॉपिक में होती रहेगी। पराक्रम जो है वो लास्ट की क्लासों में होता है। पराक्रम यानी कि उसमें पूरे टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली वो लास्ट के जो टॉपिक के जो 3-4 लेक्चर होंगे, जैसे ये टॉपिक अपने को जो है वो 8 से 9 लेक्चर मिला हुआ है, तो 6 लेक्चर से अपन जो है पराक्रम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें लगभग आपको ऑन एवरेज 100 क्वेश्चन मिलते हैं हर एक टॉपिक के, वो करेंगे। उसके बाद एक मॉड्यूल होगा, तो 3 चीज़ अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कि भी अगर आप जो है वो एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करो तो बढ़िया है ना। वैसे ही आपका होमवर्क है, तो होमवर्क ऐसे वैसा वाला होमवर्क नहीं है, स्कूल वाला होमवर्क नहीं है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम हर के सोल्व करो, एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन हो तो बढ़िया है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन भी करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप उस चीज़ का रिवीजन करोगे तो उसको वैसे ही लिखना है, ना ज़्यादा जमा के लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आप रफ में काम करते हो ना, और एक सिस्टमेटिक तरीका हो रफ में काम करने का, भी क्वेश्चन नंबर डाल दिया, डीपीपी नंबर डाल दिया, और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग होमवर्क कॉपी है। मतलब केमिस्ट्री अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, फिजिक्स अलग है। तो भी आप रफ काम कर रहे हो और हेडिंग डाल दो कि डीपीपी नंबर 1 का मैं काम कर रहा हूँ, चाहे गलत हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, पर करना उसी कॉपी में, ताकि जब लास्ट में रिवीजन करो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आप सोल्व करके लाओगे, सोल्व मतलब आंसर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट आपके द्वारा किया हुआ हो, कि आपने अटेम्प्ट किया है, उसको एफर्ट मारे आपने, चाहे गलत भी मारे हो, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सोल्व करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सही आंसर आपका नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, पर अटेम्प्ट आपको जरूर करना है, बिना अटेम्प्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप क्लास में आओ, आपको बोला गया है कि होमवर्क करना है, तो मेक श्योर कि आपके द्वारा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हों, ठीक है ना, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर, नहीं करोगे तो क्या होगा, बताओ क्या, नहीं करोगे क्या किया जाए, कि तुमको थोड़ी सी दी जाएगी सजा, ना सजा क्या होती है, ऐसे नहीं मारेंगे पिटेंगे नहीं यार, है ना। फिर कुछ सजा दी जाएगी यार, पूरी क्लास को पार्टी देनी पड़ सकती है ना। ऐसी होती है सजा यार। मान लो ये बालक होमवर्क नहीं करके लाया, बोला भाई सबको अब आज तुम्हारी तरफ से पेटीज खिलाओ, समोसा खिलाओ, समझ रहे हो बात को, तो बड़ा महंगा पड़ सकता है, ठीक है। चले आगे, ये लिख लिया, लिख लो इसको भी। मॉड्यूल मिलने को टाइम लगेगा अभी, है ना। मॉड्यूल जो है वो, मॉड्यूल की रीवैम्पिंग हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम जो है लग सकता है, पर जब तक अपन टॉपिक करेंगे तब तक मॉड्यूल आ जाएगा। अभी चाहिए भी नहीं अपने को, बाद में जरूरत है। आपके 11th के स्कूल के एग्जाम तो कैसे हैं, होने वाले हैं या डमी स्कूल कैसा है, सबका डमी है, किसी को स्कूल का एग्जाम देना है, कब कब एग्जाम आपका, अप्रैल में, आपका मार्च में, हमारा डमी ऑनलाइन क्या एग्जाम होता है क्या ऑनलाइन। डमी है तो कोई लोड नहीं है, अप्रैल में है, तो अप्रैल में कब है तुम्हारा एग्जाम, क्या अप्रैल में एग्जाम, कितनी है, स्कूल कहाँ है तुम्हारा, होम टाउन कहाँ पे, झारखंड में है। अप्रैल में अपने बैच स्टार्ट हो जाएंगे यार, आपको जो है वो बीच में स्कूल के एग्जाम के लिए थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, तो मार्च में ही होगा। जनरली सबका एग्जाम स्कूल का 11th का मार्च में ही होता है, देखेंगे उसमें क्या रहता है। चलिए आगे, यहाँ से अपनी जो है वो असली ओरिजिनल कहानी स्टार्ट है। तो मैंने आपको अभी बता दिया फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये क्या होता है कि आपका जो सी पॉजिटिव था, आपका जो सी नेगेटिव था, है ना, इससे स्टेबल होंगे वो, कुछ इफेक्ट से स्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो इफेक्ट जो है वहाँ पे एक्ट करेंगे, उनसे वो जो है स्टेबल होगा। तो वो जो इफेक्ट है ना, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है तो समझाता हूँ मैं आपको, देखो इसको जो है वो आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट में जो है वो आपके पास 3 टाइप के इफेक्ट होंगे। पहला होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा रेजोनेंस इफेक्ट, और एक और होगा आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास 2 इफेक्ट है, पहला है इंडक्टोमेरिक,
दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को आपने जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली है क्या है कहानी ये यहाँ पे जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट कैसा है कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है Cl, क्या लगा हुआ है Cl, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Cl है, तो आप बताओ कार्बन और Cl में से कौन सा आइटम जो है, चलो फ्लोरीन लिखो तो ताकि आसानी रहेगी, कार्बन है और फ्लोरीन है, कार्बन फ्लोरीन में से कौन सा आइटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है। तो देखो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर रहेंगे क्या, भाई कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे जो है वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इक्वली शेयर रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, किस तरफ शिफ्ट होगा ये, एफ की तरफ शिफ्ट होगा, क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये मोर पावरफुल है। समझ में आ रही बात, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके रखेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। समझ में आई बात कि आपके पास ये कार्बन था, फ्लोरीन था, ठीक है, तो किसी एटम किसी ग्रुप इसके इन्फ्लुएंस में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं किसी ग्रुप किसी एटम के इन्फ्लुएंस में। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसको आपने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसके दो टाइप है, एक परमानेंट है दूसरा टेम्परेरी। परमानेंट में क्या होता है कि कोई भी मतलब कुछ भी कंडीशन है, आपका ग्रुप हमेशा जो है वो काम करेगा, कि आपका इफेक्ट जो है वो हमेशा कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा। टेम्परेरी में क्या होता है, सम टाइम प्रेजेंट है, सम टाइम प्रेजेंट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, कि अगर आपके पास फेवर जो आपके फेवर में कंडीशन है अगर वो है तो इफेक्ट है, अगर आपके फेवर में कंडीशन नहीं है तो इफेक्ट गायब हो गया। समझ में आ रही बात, तो ये परमानेंट है और वो क्या है, टेम्परेरी है। तो परमानेंट जो है वो तीन टाइप का होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तीनों जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और ये होता है आपका इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको 6 लेक्चर, कितना तो पढ़ाऊंगा मैं 10 मिनट। ठीक है, सबसे लास्ट में तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, परमानेंट वाला है ना। तो 6 लेक्चर और 10 मिनट, समझ में आ गई बात, क्लियर है कहानी। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। सबके जो है वो 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर इंडक्टिव, 2 लेक्चर रेजोनेंस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर बाद में और जो है इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो रेजोनेंस से कौन आया था, रेजोनेंस किसने पढ़ाया था सर ने, कौन से, आर आर वी जे, कौन से बेच में थे, हाँ बताओ, क्लास क्लास में JA01, एम सर ने नहीं पढ़ाया था, MM सर पढ़ाया, MM सर फर्स्ट बेच में ही थे, JA01 में तो नहीं पढ़ाया MM सर ने, कौन से बेच में पढ़ाया था फिर? जानते हो ना MM सर को, नहीं जानते हो तो मैं रेटिंग थोड़ी सी जो है वो क्या है ना, थोड़ी सी नहीं मतलब गड़बड़ी है थोड़ी सी, है ना, तो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। इसकी वजह से क्या है यार, मेरा बहुत नुकसान हुआ यार, बहुत नुकसान हुआ रेटिंग की वजह से, अभी तक चल ही रहा है, पर अभी सुधर नहीं सकती है, गिल्ट हो गई है ये। इंडक्टोमेरिक है ना, डी लिखा हुआ है, इंडक्टोमेरिक। तो वैसे ऑर्गेनिक में थ्योरी कम लिखनी पड़ती है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। हाँ, ये टॉपिक की स्टार्टिंग में थोड़ा यहाँ पे थ्योरी है। चले आगे, तो आपको थोड़ी सी जो है वो इफेक्ट की फील दिला दी जाए, थ्योरी बाद में पढ़ते हैं, पहले जो इसका फील लेते क्या है ये। ठीक है, तो देखना अपने पास जो है वो 25 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको बिना पेन उठाए जो है सबका आंसर देना है, लोगे अभी तुम। ठीक है, सामने देखो बस, अब सामने कुछ नहीं लिखना है। ठीक है क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट वो देखना,
ये आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन और फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए होंगे, समझ में आती है बात, ठीक है। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड बनता है, क्या वहां वहां मैं सिग्मा बॉन्ड बोल सकता हूँ? सिग्मा और पाई जानते हो? अगर नहीं जानते हो समझ लो कि किसी भी दो एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बना वो क्या होता है हमेशा? सिग्मा। सिग्मा के बाद जो भी बनेगा वो सारे क्या है? पाई। तो यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड बना हुआ है, फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इसको सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो है वो बना कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है वो इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर नहीं रहेगा, वो किस तरफ शिफ्ट होगा? इन दोनों में से जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस तरफ शिफ्ट होगा। तो कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन और कार्बन में से फ्लोरीन क्या होता है आपका? तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ शिफ्ट होगा? एफ की तरफ शिफ्ट होगा। तो आप बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डेल नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? डेल नेगेटिव की आपके फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ पे कौन चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात? क्या कार्यक्रम है समझ लो वापस एक बार। दो इलेक्ट्रॉन थे, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर नहीं है, क्योंकि एफ जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपनी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन पुल किए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस एटम के ऊपर, कौन सा वाला? एफ के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। यहाँ पे डेंसिटी क्या हुई? कम हुई। तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है कहानी? क्लियर है? अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये खाली एफ जो है अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कभी नहीं होंगे एफ की तरफ। समझ में आ रही ना? ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर जो है ना, खाली ये अपनी तरफ इस क्लाउड को शिफ्ट कर सकता है, पर सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नहीं ले सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये पार्शली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर भाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इधर ट्रांसफर हो गए तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पूरे आ गए, एफ नेगेटिव बन गया, इसका मतलब तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, खाली इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल किया है, बस इतना सा काम किया है। पार्शली जो है अपनी तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा रहा है। समझ में आ गई बात? इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं, उसी को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या डेफिनेशन है? सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कि वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है उसको बोला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए? सिग्मा की। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो दूसरी बात। इसी में समझा रहा हूँ। आपके फ्लोरीन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, ये कार्बन था, फ्लोरीन था। ये फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यही कहानी है। तो अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, विड्रॉ किए। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जहां पे विड्रॉइंग है वहां पे कोई ना कोई डोनेटिंग भी होगा। अरे भाई जहां पे पापी है वहां पे कोई ना कोई अच्छा भी होगा। ये तो शोषण कर रहा है, ये परोपकार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दानी है ना। समझ में आ रही बात? तो जीओसी में हमेशा यही होगा कि आप जो भी इफेक्ट पढ़ोगे वहां पे एक विड्रॉइंग होगा, एक डोनेटिंग होगा, ठीक है। क्लियर कहानी? देखो जो भी डाउट है पूछ रहे हैं ना, एक एक बात में सीक्वेंस में चलेगी, लंबी कहानी है, ठीक है ना। सारी बातें कनेक्टेड एक दूसरे से, तो जहां डाउट है वहां पूछना है। एक भी पॉइंट मिस किया आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कौन एक्सेप्ट नहीं किया? इसने विड्रॉ किए। एक्सेप्ट तब जब कोई दे रहा हो। समझ में आ रही बात? एक्सेप्ट जब कोई खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन देना वो एक्सेप्ट होता है। इसने जोर जबरदस्ती विड्रॉ किए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो ये बात होगी कि यार वो जो रशिया है वो उसका कर रहा है शोषण यूक्रेन का। तुम बोलोगे सर वो तो यूक्रेन ने डोनेट किए। कहाँ डोनेट किए? तो ऊपर बढ़ के ले लिए। तो ये क्या है आपका? विड्रोइंग है। ये क्या है आपका? डोनेटिंग है। तो एक बात ध्यान रखो, जीओसी के अंदर जो भी विड्रोइंग ग्रुप है हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव है। तो इसको बोलूंगा मैं माइनस आई। क्या बोलूंगा? माइनस आई। इसने डोनेट किए तो जो भी डोनेट करेगा वो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? और ये कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। समझ में आई बात? जो विड्रोइंग है वो क्या है? माइनस आई। जो डोनेटिंग है वो क्या है? क्लियर कहानी? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो अब आपको कितना पता है वो मैं नहीं जानता, तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो काम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वन बाय वन आप देखो और तुरंत जो है वो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। फिर कौन है आपका? ऑक्सीजन। काम करता है ना, सब लिख लेता हूँ मैं। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल, आर, आई, ठीक है। कितना होता है फ्लोरीन का? 2.1। कितना होता है? इसका कितना होता है? 1, 1.5, 2.
नहीं नहीं, गलत हो गया। कितना होता है इसका लिथियम का? क्या होता है? ठीक है, सीएल कितना होता है? 3.2 होता है। कितना होता है सीएल? मेरे को भी याद नहीं है, पर मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इतना कोई वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है आपको, खाली ऑर्डर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? FON, क्या ध्यान रखोगे? फोन। सबसे ज्यादा कौन है? फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा? कार्बन। एक ऑर्डर आप याद रखोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो FCl भी आ रही, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रही बात? तुरंत याद करो, सबसे सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? क्लियर है कहानी? मेनली तो ये काम आएंगे। फिर FCl भी आ रही। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत है? एक बात और ध्यान रख सकते हो, अगर आपने पढ़ा हो पीरियोडिक टेबल में, कि डाउन द ग्रुप आने पे आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है। आप देख भी सकते हो, FCl भी आ रही है, आप आ रहे हो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपकी EN क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात? ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो अगर आपको नहीं लगे आइडिया, तो आप इस ऑर्डर से भी देख सकते हो, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। बाकी ये दोनों ऑर्डर आपको जो है अच्छे से याद करना है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर FCl भी आ रही। ठीक है, क्लियर? एक चीज और याद रखोगे आप। क्या याद रखोगे? कार्बन में भी जो है वो 3 वेराइटी है। क्या है? कार्बन sp, कार्बन sp2, कार्बन sp3। ये क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है। आपको sp sp2 देखने आता है? आता है? देखो, नहीं आता है तो बहुत आसान कहानी है। जहां पे आपको सारे सिंगल बॉन्ड दिखे, वो कार्बन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? सारे सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। अगर आपको एक पाई बॉन्ड दिख जाए, तो वो क्या होगा? अगर आपको दो पाई बॉन्ड दिख जाए, तो वो क्या होगा? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक पाई, यहाँ पे। समझ गए? देख सकते हो। ये दो ड्राफ्ट फटाफट तुरंत दिमाग में सेट करो, इसके ऊपर एग्जांपल करा रहा हूँ। अभी तुमको बताना सारे एग्जांपल, बिना पेन उठाए आंसर आना चाहिए। बेरिलियम नहीं लिखा, इसलिए चक्कर पड़ रहा था यार। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तभी देख रहा हूँ कि सीक्वेंस क्यों नहीं सेट हो रही है। 2.5, 2, 1.5 और 1। अब ठीक हुआ है, तभी गड़बड़ हो रहा था। ये 10 पाई नहीं है, 0 पाई है ना? 10 पे हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान रखोगे, तो क्वेश्चन जो है अपने शानदार तरीके से बन जाएंगे। क्या हुआ? पीछे वाली भी लिखना है क्या? यहाँ से लिखो, ठीक रहेगा। नहीं है कोई सी भी? सारे एग्जाम्पल बिना पेन उठाए वाले। तुमने वो देखा है कोटा फैक्ट्री? है कोटा फैक्ट्री? कोटा फैक्ट्री नहीं देखा है? जीतू भैया का देखा है? क्या बोलते जीतू भैया? I8N वो होता है जो पेन कब उठाता है? सॉल्यूशन लिखने के लिए। खाली ऐसे ही नहीं खींचता है। समझ रहे हो बात को? किसने देखा है कोटा फैक्ट्री? सबने देखा है ऑलमोस्ट। तो वो जीतू भैया जब कोटा में शूट कर रहे थे ना, तो बंसल में शूट किया था, बंसल क्लासेज में। कोटा की शूटिंग है उसमें पूरी, है ना? तो बंसल क्लासेज में वो शूट हो रहा था। मैं उसकी पास वाली कोचिंग में ही था, कोचिंग में पढ़ा था पहले मैं। तो बहुत पुराने टाइम की बात है, ये 2019 में आया था कोटा फैक्ट्री, 2017 में शूट हो गया था। उस समय मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो खाली टाइम था, तो कोई आके बोले कि यार उधर शूटिंग हो रही है TVF वालों की ना। TVF उस समय इतना बड़ा ब्रांड नहीं था। TVF जो है वो ठीक ठाक था, यूट्यूब पे उनके वीडियो आते थे, और छोटा मोटा ब्रांड था। पर मतलब काफी टाइम से चल रहा था, तो मैं जानता था कॉलेज में, ये हमारे कॉलेज वगैरह में आए हुए थे TVF के सारे, जो भी थे सारे I8N थे ये कॉलेज वगैरह में आते थे। ठीक है। तो मैं देखता था वीडियो, और जीतू को उस समय जानते थे लोग थोड़ा बहुत, तो उसकी मूवी नहीं आई थी, कोटा फैक्ट्री भी नहीं आया था। तो जीतू स्टार था, ठीक ठाक वाला ना, इतना बड़ा स्टार नहीं था जो भी आज है। तो गए, तो शूटिंग हो रही थी, और कुछ भी नहीं है ना, मतलब बंसल में जो है क्लासेस चल रही है, बच्चों का भी कोई मतलब नहीं है, हो रही होगी शूटिंग, रोज आते ऐसे करने के लिए। वो बेचारे आराम से शूट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने भी देखा खड़े होके, फिर उनका शूट वूट हो गया, तो बोला कि यार चलो फोटो खिंचा लेते हैं इनके साथ। तो जीतू था, और साथ में उनकी पूरी कास्ट थी, वो कौन से, वो वैभव था, वो मीना था, ये सब था। तो फोटो खिंचाया जीतू के साथ, बाकी लोग भी खड़े थे। मैंने कहा यार ये तो गरीब लोग। इनके साथ कौन फोटो खिंचाया, कोई जानते ही नहीं इनको, तो चले गए। और जीतू के साथ भी मैंने फोटो खिंचाया,
पर कहीं पे जो है वो पोस्ट नहीं किया। यार ठीक है जीतू मतलब उस समय इतना बड़ा स्टार नहीं था। कोटा फैक्ट्री आया और उससे पहले उसकी एक मूवी भी आ गई है ना बॉलीवुड में। वो तो भाई साहब जैसे कोटा फैक्ट्री आया तो वो रात रात स्टार बन गया। तो फिर मैंने फोटो डाला उसके साथ। बड़ा शानदार आदमी है ना। जीतू के लिए एक खास बात और बताता हूँ आपको। पता है वो आईआईटी ने, पता होगा आईआईटी ने, उसने जो है वो कोटा से ही कोचिंग की है। कोटा से ही वो पढ़ा हुआ है, पास वाली दुकान से ही। ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम बैच 2006 रेजोनेंस। पहला स्टूडेंट था वो जिसने हिंदी मीडियम के बैच में एडमिशन लिया था रेजोनेंस के अंदर 2006 के अंदर। ना तो काफी संघर्ष किया है, समझ रहे हो। इसी ब्रेंच से बालक आज जो है वो, बालक नहीं मतलब जीतू भैया जो है वो आज बॉलीवुड के मतलब एकदम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आप बोल सकते हो। शानदार, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उनका, है ना। संघर्ष करना पड़ेगा। उनको जिस सर ने पढ़ाया था, मैंने भी कोचिंग वहीं से की थी। दोनों जो है वो मतलब वो तो मेरे मतलब मैं भी हिंदी मीडियम के बेस से ही था, और मैं तो लेटर ऑन काफी बाद में गया। उनको जिसने फिजिक्स पढ़ाई थी उन्होंने मैंने भी उनसे पढ़ी फिजिक्स। हाँ पर नंबर नहीं आए उतने यार फिजिक्स में। हाँ, माइनस में नंबर आते थे यार, बड़ा दिक्कत थी। चले आगे। ये छापा। देखो मेरी स्पीड तेज हो तो धीरे कर देना, है ना, क्योंकि मैं बात करते हुए बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, उसको लगेगा आज तो बहुत कुछ पढ़ा दिया सबने, है ना। तो जहाँ लगे कि फास्ट चल रहा है मामला, वहाँ धीरे कर देना, क्योंकि ये टेक्निक होती है बच्चों को आराम आराम से बातें करते हुए बहुत कुछ खिला दो। देखा छोटे बच्चे को तो क्या करते हैं कि इधर उधर माइंड डाइवर्ट करते हैं और तुरंत जो है उसको रोटी खिला देते हैं। कोई टेक्निक है, ठीक है ना। जहाँ लगे फास्ट है वहाँ धीरे कर देना, पहले ही बता रहा हूँ। फटाफट छापो इसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। दिखा ये वाला सबने, लिख लो फटाफट। ले आगे। देखो जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपको जो है वो क्या दे देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया आपको ऐसा, और बोला कि जो ग्रुप सर्कल है उसका आपको इफेक्ट बताना है, ठीक है। जो ग्रुप सर्कल किया हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, यानी कि प्लस सही है या माइनस है, ये आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको जिस ग्रुप पे सर्कल बना रखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो वो किस एटम से कनेक्ट है वो आप पता करो। ये फ्लोरीन है और ये कार्बन से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, कार्बन से कनेक्ट है। तो कार्बन और फ्लोरीन इन दोनों में से कौन सा एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है। तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन बनाओ ताकि आपको दिखे कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बताओ इसमें किसने विड्रॉ किए इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने किए। तो इसका इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो क्या मैं इसको माइनस ही बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4। मैंने बोला है कि इस पूरे ग्रुप का इफेक्ट क्या है, तो आप क्या देखोगे, ये कार्बन है यहाँ पे, किससे कनेक्ट है, कार्बन से कनेक्ट है। पर ये कार्बन दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, ये कार्बन कौन सा है, sp3 sp2 या sp, ये कार्बन कौन सा है, sp3 है। तो सारे सिंगल बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। ये कौन सा कार्बन है, क्यों sp2 है, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है। तो ये क्या है आपका sp2 कार्बन है, ठीक है। तो sp2 और sp3 इन दोनों एटम में से कौन सा एटम जो है वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 है, वो देखो लिखा हुआ है। sp3 से ज्यादा कौन होता है, sp2 होता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, sp2 करेगा। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो इसको क्या बोलूंगा मैं, माइनस। इसको क्या बोलेंगे, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। फटाफट स्टार्ट हो जाओ एग्जाम्पल करना, ठीक है। जो नहीं लेके आए हैं खाली देख के करो, आराम से हो जाएंगे, है ना। फिर एक पेज उधार ले लो और लिख दो आंसर। एक पेज दे दो उन तीनों को मिला के, एक पेज दे दो, एक पेज।
करो सोल आराम से। हाँ, आपको जिस जिस एटम के बीच में ग्रुप, मतलब जिस ग्रुप का आपको नेचर पूछा है, कनेक्टिविटी चेक करो, दोनों एटम की जो ई एन है वो कंपेयर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत आए तो बताओ फिर। बालक, डायग्राम जो है ना, जीवन में बड़े बड़े डायग्राम बनाने हैं। समझ में आ रही बात? बाद में समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ नोट्स में। डायग्राम एकदम नीट एंड क्लियर और बड़ा डायग्राम होने चाहिए। जैसे वो बना रहा है उससे बना रहा है बड़े बड़े डायग्राम, है ना। डायग्राम जितने बड़े होंगे उतना समझ में ठीक आएगा। मोर सरफेस एरिया मोर विल बी अंडरस्टैंडिंग। पराक्रम भी इसी में ऐड किया हुआ है ये भी। कर पा रहे हो? देखो जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो शानदार है एकदम। CS2 पॉजिटिव क्या होता है? CS2 पॉजिटिव sp2 sp3 या और कुछ? तो कार्बोकटायन है ना, वो sp2 हाइब्रिड होता है। क्या होता है? sp2 होता है। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा अभी वापस। sp2 कैसे होता है? दोनों इक्वल हो? नहीं होगा फिर। दोनों इक्वल कहाँ है? 8 वाले में नहीं होगा फिर वहां पे पोलरिटी नहीं है। लोन पेयर खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा ये? sp3। क्या होता है ये भी? sp3। यहाँ पे आप मैंने डन 11 बताते 11 से पहले आप ये कहानी देख लो। हाँ लिखा है था मैंने। देखो ये कार्बन क्या है आपका? sp3 है। क्या है? चेक कैसे करते हैं? सिग्मा बॉन्ड चेक करेंगे। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3 होता है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है कितने? 3, और एक क्या है आपके पास? नेगेटिव है यानी कि लोन पेयर है। तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर क्या होता है? 4 हो जाता है। कितना हो जाएगा ये? sp3। क्या होता है ये भी? sp3। यहाँ पे आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है लोन पेयर, खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वो भी किसमें है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड में नहीं है वो। तो किसमें आएगा ये? sp2 आएगा। यहाँ पे कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा यानी कि sp2। समझ में आ गई बात? तो रेडिकल और कैटायन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। और एनाइन क्या है आपका? sp3 है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत किसी को? ये भी वहीं पे लिख लो जहाँ आपने अभी लिखा था पीछे। तो देखो सामने एक बार, है ना। देखो ये कार्बन है आपका, ये आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों में से कौन सा आइटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। तो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर माइनस लिख दूं और ये क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन है और कार्बन है, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन लेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? माइनस। और यहाँ पे क्या लिख दूं? कोई दिक्कत? ये वाला हो गया। यहाँ बताओ, ये कार्बन आपका कौन सा है? sp है। कौन सा है ये कार्बन? कौन सा है?
कौन सा आइटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp वाला है, तो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? sp करेगा, तो क्या लिखूं इसके ऊपर? माइनस। ये क्या लिखूं? Clear? अगला बताओ, ये कार्बन कौन सा है आपका? sp3 है। कौन सा है? ये कौन सा है? कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? sp3 वाला, sp2 वाला? sp2 वाला, तो इसने क्या इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि प्लस, और ये क्या हो जाएगा? क्लियर? कार्बन sp2 और ऑक्सीजन कौन विड्रॉ करेगा? तो कार्बन कोई सा भी हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही विड्रॉ करेगा। आपके जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये तीनों हमेशा कार्बन से क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे, चाहे वो कार्बन sp भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा? ओ करेगा, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। cs3 दोनों क्या है? ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कुछ इफेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, नो इफेक्ट। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा एल्केन है। क्या है पूरा ये? एल्केन, जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड ही है। तो एल्केन में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? कोई भी एल्केन, कोई इफेक्ट नहीं होगा वहां पे, कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। समझ गए? अगला बताओ, ये कार्बन है आपका, ऑक्सीजन है, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? ओ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई। ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। नाइट्रोजन और रिपीट हो गया तो वापस शायद। एन और कार्बन sp2 कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन लेगा, तो क्या जाएगा? माइनस आई। दोनों का बताओ। नहीं होगा? अभी लिखा है यार, कैटायन का क्या होता है? अरे कार्बन sp2 है ये क्या है? cs2 पॉजिटिव क्या होता है? अरे कार्बोकटाइन क्या है? कार्बोकटाइन क्या है? sp2 है ना? अरे कार्बोकटाइन है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगा। अगर ये sp2 है, और पास वाला क्या हो जाएगा? ये sp2 और ये sp3, कौन विड्रॉ करेगा? क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये कोई डाउट है यहाँ तक? कौन सा वाला? cs2? अरे तो एक सिग्मा बॉन्ड ये भी तो है। अरे भाई ये देख, कैसा बना हुआ है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा, क्या हो जाएगा? sp2। समझ गए? यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट? पूरी खाने में कोई डाउट? यहाँ तक ही पढ़ना है बस, इतना ही सोच के आया था मैं। आज का लेक्चर हो गया, 10 मिनट बचे हैं, पर तुम थोड़ा सा जो है वो ज्ञान दे दिया जाए। तो दिक्कत है? फटाफट देख लो। दिक्कत कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा जो है वो आज जाके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिवीजन जो है वो कर देना। आपने जहाँ जहाँ से जो भी पढ़ा है, एनसीईआरटी, जो भी आपका पुराना नोट्स हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एक बार रिवाइज करके आना। उसके आगे जो है अपन 11 क्वेश्चन आज कराए मैंने, और उसके बाद जो है वो लगभग लगभग अब मान के चलो कि कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 50, तो 11 आज कर लिए, ये कुछ 15 क्वेश्चन कल और है ना? उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर के हैं, तो कर लेंगे, ठीक है ना? तो 50 क्वेश्चन है करने हैं अपने को अगले क्लास में। 11 आज कर लिए, 40 कल करेंगे, ठीक है? डाउट हो तो बता दो। डाउट नहीं है? जल्दी बोलो भाई। क्लियर? क्या हुआ? अब ये टॉपिक तो जो है वो अगली क्लास में खत्म होगा, तब अपन डीपीपी नंबर 1 जो है इसकी कर लेंगे, ठीक है? अब देखो आपको काम क्या करना है, 3 बातें बता रहा हूँ। डीपीपी नहीं मिली? मिल जाएगी, अभी बाहर से मिला देंगे। आपको नहीं मिली?